वेलकम स्टूडेंट्स टू सिनॉप्सिस आईएएस। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया और ये आपकी मेडिवल हिस्ट्री की क्लास है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज द लॉकडाउन टाइम एंड एवरीवन इज योर एग्जाम इज अप्रोचिंग एंड इन दैट यू मस्ट बी इन योर फुल स्विंग। आप अपनी पूरी मेहनत कर रहे होंगे, अपनी पूरी कोशिश कर रहे होंगे और इसी कोशिश में हम अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देते हुए सिनॉप्सिस आईएएस हमने मेडिवल हिस्ट्री शुरू तो किया था, लेकिन फिर बीच में मुझे ख्याल ये आया कि क्यों ना पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हम पहले उन्हें डिस्कस कर लें, क्योंकि जो बार बार आएंगी आने वाले वक्त में, और जब हम उनको अगर यहाँ हम उनको बेहतर तरीके से समझ लें तो शायद आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो थोड़े से आपके लिए ईज आउट हो जाएंगे। और बहुत से इसमें ऐसे टर्म्स हैं जो कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो या आज का जो लेक्चर है यहाँ पे हम इसमें सिर्फ बेसिकली हम ग्लॉसरी जो मैंने लिखा है टॉपिक, हम उसी की बात करेंगे। हम कुछ मेजर टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज की बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री की, जिससे कि आपको मेडिवल हिस्ट्री को रिवाइज करने में भी और आने वाले वक्त में उसे समझने में भी आसानी हो। सो शुरू करते हैं। उससे पहले दिस इज अबाउट माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर मोहम्मद जिया एंड this is about my education, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, डॉक्टरेट। और एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो इट्स लाइक मोर देन 7 years नाउ एंड आई हैव बीन टीचिंग एट वेरियस इंस्टीट्यूट्स। आई हैव taught at NCERT also. So the experience that I had, though not too वैसा नहीं है बहुत बड़ा सा 30 साल 35 साल का एक्सपीरियंस हो, नहीं ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस कम है लेकिन वैल्यूएबल है। सो आई होप आपको इसका बेनिफिट मिले एंड without wasting much time, let us begin with the glossary or with the major terminologies of the medieval India. So सबसे पहले हम शुरू करेंगे। कोशिश की है मैंने कि मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलूँ, लेकिन कई जगह आई हैव टू जंप इट बिकॉज देयर इज नो सच एनी एग्जॉस्टिव लिस्ट लाइक दैट। तो शुरुआत करते हैं आमिल से। आमिल कहते थे बेसिकली रेवेन्यू ऑफिसर्स को। तो जो भी टैक्स कलेक्ट करते थे या जो रेवेन्यू के इंचार्ज होते थे उन्हें कहा जाता था आमिल। अर्ज ममालिक, क्योंकि देखिए मेडिवल हिस्ट्री का जो एक मेजर पार्ट है वो मुस्लिम रूल्स को मुस्लिम रूल ने उसे डोमिनेट किया। चाहे आप दिल्ली सल्तनत का हिस्सा ले लीजिए, चाहे आप मुगल्स का हिस्सा ले लीजिए, इसलिए आपको बार बार फारसी के अल्फाज मिलेंगे। उससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये चीज़ें कई बार एग्जाम्स में एज इट इज़ आ जाती हैं। तो आई होप ये आपको कुछ मतलब ये आपको बेनिफिट वैसे भी करेगा, और अगर आप टर्मिनोलॉजी समझ लेंगे तो आने वाले लेक्चर समझना बहुत आसान हो जाएगा। सो नेक्स्ट इज अर्ज ममालिक। अर्ज ममालिक का मतलब था द मिनिस्टर, बेसिकली जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आप इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये समझिए। अहले कलाम, कलाम रिपोर्टर। बकाल, बकाल ट्रेडर को कहते थे। बटाई, बटाई आज भी ये टर्म कभी अगर आप उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में जाएंगे वहां आपको, और काफी जगह हिंदुस्तान में हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में ये टर्म आज भी मिलता है। तो जो कल्टीवेटर और लैंडलॉर्ड के बीच या गवर्नमेंट के बीच जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप होता था उसे हम बटाई पे कहते थे। जैसे बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं, या लाइक आई पर्सनली इफ आई गिव यू माई एग्जाम्पल, तो हमारे घर में भी अगर हमारे घर में भी खेती है तो हम खेती खुद नहीं करते, हम बटाई पे दे देते हैं। बटाई मीन्स वो उसे कल्टीवेट करेगा, सब उसका हम एज अ फॉर्म ऑफ रेंट ऑफ आवर लैंड हम उससे क्रॉप लेंगे। बरीद एक इट वाज एन इंटेलिजेंस ऑफिसर टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। जो इंटेलिजेंस ऑफिसर मीन्स जो स्पाई, जो जासूसी वाला जो डिपार्टमेंट होता था उसका जो ऑफिसर था उसे बरीद कहते थे। बंजर, वेस्ट और फैलो लैंड, ये आपको पता होगा। बंजारा इटिनरेंट ट्राइब, जो इधर से उधर जो ट्राइब होती थी, जो यहाँ से वहाँ घूमती थी और कल्टीवेशन भी करते थे, कुछ लोग हर्डिंग भी करते थे। तो इस तरीके की जो ट्राइब होती थी उसे बंजारा कहते थे। नेक्स्ट चौथ और चौथाई, ये बेसिकली मराठा के टाइम पे एक टैक्स था जो कि 1/4 ऑफ द टोटल। चौथ मीन्स 1/4 जो लैंड रेवेन्यू था। एक जमींदारी जनरली शिवाजी के टाइम पे ये आया और वॉर एक्सपेंस, एज अ वॉर एक्सपेंस ये लिया जाता था शिवाजी की सल्तनत में।
चराई, तो जो चराई मीन्स नाम से समझ में आ रहा होगा, टैक्स ऑन कैटल। चेत्ती, चेट्टी, चेत्तिन, जो भी आपको कहना है, इसे कई कई टर्म्स हैं। तो ये मर्चेंट, जो साउथ इंडिया के मर्चेंट्स थे उस दौर पे, उन्हें ये चेट्टी या शेट्टी भी कई जगह टर्म यूज हो जाता है, कहा जाता था। दाग, दाग बेसिकली, दाग मतलब दाग लगा देना। तो दाग किस पे लगाया जाता था? ये दाग लगाया जाता था घोड़ों पे। और जो घोड़े होते थे, जो रॉयल हॉर्सेस होते थे या जो दूसरे एनिमल्स होते थे, उनके ऊपर ये दाग सिस्टम यूज होता था। उनके ऊपर बेसिकली वो एक सील होती थी आयरन की, और वो गर्म करके उनकी बॉडी पे दाग दी जाती थी, इसलिए उसे दाग सिस्टम कहते थे। और इस सिस्टम की जो शुरुआत की थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। हम आने वाले टाइम पे आगे पढ़ेंगे। दाम, दाम बेसिकली कॉपर कॉइन था, जिसकी वैल्यू जो है वो 1/40 थी सिल्वर रुपी के, और इट वाज यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। तो हम जब आमतौर पे कहते हैं ना आज के टाइम पे इसका दाम कितना है, प्राइस, तो जनरली दाम को हम प्राइस से कंसिडर कर रहे थे, लेकिन उस दौर में मिडिवल इंडिया में दाम बेसिकली कॉपर कॉइन था और उसकी वैल्यू 1/40 ऑफ सिल्वर रुपी थी। दस्तूर अमल, अमल बेसिकली इज अ रूल बुक। अमल का मतलब होता है वेल डिफाइंड प्रैक्टिस। अगर आप पर्शियन वर्ड की उसकी मतलब मीनिंग में जाएंगे तो दस्तूर अमल मतलब रूल बुक होता था। धिम्मी, नॉन मुस्लिम क्लाइंट और सब्जेक्ट, जो नॉन मुस्लिम क्लाइंट होते थे या जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट होते थे उनको ये कहा जाता था धिम्मी। दारुल मुल्क, दारुल मुल्क इज कैपिटल। दारुल मुल्क कह सकते हैं, आज दारुल हुकूमत कह सकते हैं। तो जहां दारुल मुल्क मीन्स द हेड प्लेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ द मुल्क, होल कंट्री। आज के टाइम पे अगर आप कहेंगे क्योंकि कैपिटल का मतलब अब इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेस से नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यादा होता है आज के वक्त में। तो आज के वक्त में हम इसी चीज को दारुल हुकूमत कहते हैं जब हम उर्दू में बात करते हैं। तो दारुल मुल्क कैपिटल सिटी को कहते थे। गुमाश्ता, गुमाश्ता वॉज एन एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव, कमर्शियल एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव। तो आज के वक्त में जो लोग ट्रेडिंग में होंगे या जिनकी फैमिली में ट्रेडिंग की जाती होगी, तो आज भी आपको जब आप होलसेल या कुछ ऐसा लेना चाहते हैं तो आपको गुमाश्ता लगता है। तो यू आर एन एजेंट, यू आर अ कमर्शियल एजेंट। और आज भी गुमाश्ता कानून कई छोटे छोटे, क्योंकि लोकल मार्केट से रिलेटेड है, तो कई जगहों पे आज भी यही टर्म यूज होता है कमर्शियल और मार्केटिंग और ट्रेडिंग रिप्रेजेंटेटिव के लिए। हमाम, हमाम बेसिकली साबुन का नाम नहीं है। हमाम मतलब होता है बाथ। इट यूज्ड टू बी रॉयल बाथ। और आपने अगर कहीं कुछ इस तरीके से कोई मूवीज में मिडिवल टाइम की देखा होगा तो इट वाज लाइक सेंटर में एक बाथ टब सॉर्ट ऑफ होता था और उसके आसपास बहुत सारे बहुत बड़ा स्पेस होता था, एंड दैट ऑल दैट आइटम्स जो थे वो वहाँ रखे होते थे। तो ये हॉट एंड कोल्ड बाथ दोनों अवेलेबल होता था उसमें। तो हमाम बेसिकली एक रॉयल बाथरूम को आप समझ सकते हैं। इट वाज ह्यूज। देन हंडी और हुंडी, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये आज भी आपको ये टर्म मिलेगा। दीवान, फाइनेंस, सीधा याद रखिएगा, दीवान इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंस। सो वेर एवर यू विल सीधे दीवान साहब जो हम कहते थे, दीवान साहब क्या करते थे? दीवान साहब जो है वो बही खाता रखते थे। दीवान अर्ज, तो अब यहां दीवान मतलब सिर्फ अगर दीवान आ रहा है तो आप उसे कहेंगे इज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, लेकिन दीवान के साथ एक अगर कुछ और टर्मिनोलॉजी यूज होगा तो वो फिर उसका डेजिग्नेशन, उसका फंक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे दीवान अर्ज मिलिट्री अफेयर्स, दीवान इंशा रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस, दीवान कुल वजीर चीफ इंपीरियल फिस्कल मिनिस्टर। दीवान कुल वजीर मतलब ऑफ टोटल। दरोगा, अब आज भी कहते हैं, जैसे दारोगा किसे कहते हैं आमतौर पे? हम पुलिस का दारोगा कहते हैं आम जबान में, लेकिन जब किसको कहते हैं जनरली? टीआई को या एसएचओ को, स्टेशन हेड ऑफिसर या थाना इंचार्ज को हम आम जबान में दारोगा जी कह देते हैं। तो दारोगा मतलब माइनर ऑफिसर और इंचार्ज ऑफ अ लोकल ऑफिस। तो जो भी लोकल ऑफिस सेटअप होंगे, चाहे आप मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे, चाहे आप दिल्ली सल्तनत के वक्त देखेंगे, तो जो उस पर्टिकुलर ऑफिस का जो इंचार्ज होगा उसे दरोगा कहते थे। पर्टिकुलर एक ऑफिस को, जो लोकल ऑफिस होता था, उसके इंचार्ज को क्या कहा जाता था? दरोगा। और दरोगा से एक चीज याद आई, आपको कभी मौका लगे तो मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है नमक का दरोगा। और मेरा ये मानना है कि अगर जो सिविल सर्वेंट बनना चाहता है
एक बार इस कहानी को जरूर पढ़िएगा. सो दिस इज माई टेक अवे फॉर यू फॉर दिस लेक्चर कि आप नमक का दरोगा कभी मौका लगे बिल्कुल पढ़िएगा. एक बहुत ही अच्छी कहानी है, इंस्पायरिंग है. और खैर मुंशी प्रेमचंद का लिटरेचर तो अनक्वेश्चनेबल है. जरूर दरोगा से याद आया, नमक का दरोगा. देन दीवाने रिसालत, रिलीजियस मैटर, दीवाने वजारत, फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, फौजदार, इंचार्ज ऑफ अ सरकार. सरकार अभी हम देखेंगे कि आगे चल के जब हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को इन डीप पढ़ेंगे तो वहां क्या होगा, आप वहां देखेंगे कि जो कंट्री है, जो प्रोविंसेस हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट उसमें डिवाइड कर दिया जाता है. तो दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ दैट इज सरकार. तो वहां पे हम इसको इन डिटेल वहां देखेंगे. नेक्स्ट इज जामाबंदी. जामाबंदी एक सेटलमेंट अमाउंट होता था जो कि मतलब स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जो भी होता था, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव या रेवेन्यू यूनिट होती थी, वो एक सेटलमेंट अमाउंट जामाबंदी कर देते थे. मतलब वो तय कर देते थे कि इसका इस पर्टिकुलर एरिया का, इस पर्टिकुलर लैंड का सेटलमेंट अमाउंट क्या है. जरीब, लैंड मेजरमेंट की बात जब हम करते थे तो उसको कहते थे जिहत. जिहत कह लीजिए, जिहाद कह लीजिए, जिहाद नहीं है, टी है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. एक्स्ट्रा सेस को हम जिहत कहते थे. जिजिया, जजिया, अलग अलग टर्म्स आएंगे. दिल्ली सल्तनत में हर वो टैक्स जो कि खरज और या लैंड टैक्स नहीं था उसे जजिया कहते थे. लेकिन शरीयत में यानी कि मुस्लिम लॉ में एनी पर्सनल एंड ईयरली टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, तो बेसिकली द टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स, एक्चुअली दो डिफरेंट रेफरेंस मिलते हैं हमें जजिया को लेकर. तो दिल्ली सल्तनत में जैसे आप जब फिरोज शाह तुगलक को हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे कि उन्होंने 4 तरीके के टैक्स लगाए, जजिया, ज़कात, खरज, खम्स. तो जो खरज नहीं था उसको वो जजिया कह देते थे. जो लैंड टैक्स नहीं था, लैंड टैक्स के अलावा अगर लोगों से कोई टैक्स लिया जा रहा था तो उसे जजिया कहा जाता था. बट अगर आप शरीयत की बात करेंगे, शरीयत मीन्स मुस्लिम लॉ की बात करेंगे, इस्लामिक लॉ की बात करेंगे, तो वहां पे जो कि टैक्सेस ऑन नॉन मुस्लिम्स वाज कॉल्ड एज जजिया. कानकूट लैंड रेवेन्यू के एस्टिमेशन को कहते थे. करोरी रेवेन्यू ऑफिसर था. खरज लैंड रेवेन्यू था. महल, अ ग्रुप ऑफ लैंड रिगार्डेड एज ए यूनिट ऑफ लैंड रेवेन्यू. तो महलवारी सिस्टम जो है, महलवारी जैसे आप यहां देखेंगे तो ये वहां उसका महल है. ये राजा महाराजाओं के महल वाला महल नहीं है. देन मनसब, मिलिट्री रैंक, मनसबदारी सिस्टम अकबर के टाइम पे आएगा. तो मनसब वॉज अ मिलिट्री रैंक. माउजा, माउजा वॉज अ रेवेन्यू टर्म फॉर अ विलेज, जो विलेज के लिए था उसे कहते थे. मुकासा, देन ग्रांट फॉर लैंड फॉर मिलिट्री सर्विस, रेंट फ्री लैंड. तो मुकासा जहां भी अल्फाज आएगा आप उसको ये कहेंगे कि इट इज अ लैंड फ्री, रेंट फ्री लैंड. आई एम सॉरी. नबूद, बेसिकली जब नेचुरल डिजास्टर्स या इस तरह की कोई नेचुरल कैलेमिटी आती थी तो उसकी वजह से रेमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू जब किया जाता था तो उसे हम नबूद कहते थे. पैबाकी, लैंड रिजर्व फॉर अलॉटमेंट इन जागीर. तो जो जागीरदारी दी जाती थी उसके लिए कुछ लैंड रिजर्व कर दिया जाता था. ठीक है, तो वो उसको मतलब नॉर्मल उसमें नहीं गिना जाता था रेवेन्यू जब उनका एस्टिमेशन होता था, क्योंकि ये अलग से है. सो उसे पैबाकी कहते थे. बाकी बचा हुआ लैंड. पोलज, जो इस जमीन पे लगातार कल्टीवेशन हो रहा है, जिस जमीन पे लगातार कल्टीवेशन हो रहा है उसे हम पोलज कहते थे मिडिवल इंडिया में. गंज, तो ये गंज जो है ये आपको काफी आज भी हिंदुस्तान के कई शहरों का एज अ प्रीफिक्स मिलेगा. गंज कई जगह सफिक्स भी है. तो वो गंज अल्फाज, या अगर आप दिल्ली और नॉर्दर्न इंडिया में आएंगे, अगर आप वहां के हैं तो आप मस्ट बी नोइंग वेल, जैसे आगरा है या दिल्ली है, तो यहाँ पे जो इलाके हैं, छोटे छोटे इलाके हैं, उनके एंड में गंज जरूर आ जाता है. तो गंज का मतलब होता था ग्रेन मार्केट. तो जहाँ पे क्रॉप की, जहाँ पे अनाज की खरीदारी होती थी उसे गंज कहा जाता था. हुन और हन, गोल्ड सोने के सिक्के को कहते थे. इबादत खाना, फ्रॉम वर्ड इट इज आउटराइटली क्लियर दैट दिस इज हाउस ऑफ वर्शिप. खलीसा, अ लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली फॉर इंपीरियल ट्रेजरी. तो लैंड रेवेन्यू जो सीधा इंपीरियल ट्रेजरी में, जो सेंट्रल ट्रेजरी होती थी उसमें जाता था, उसे हम खलीसा कहते थे. अब आप बोलोगे सर लैंड रेवेन्यू, हाँ कई जगह ऐसा था, जैसे आप मनसबदारी सिस्टम में कहोगे तो जो कलेक्ट करता था उसको कुछ हिस्सा खुद रखना होता था,
खुद रखता था और बाकी वो फॉरवर्ड करता था, लेकिन कुछ ऐसे हिस्से होते थे जो कि डायरेक्टली इंपीरियल जो ट्रेजरी है, जो सेंट्रल ट्रेजरी है, वहां चले जाते थे, उसे खलीसा कहा जाता था। देन खोट्स, विलेज हेड को खोट कहते थे। इक्ता, इक्तदारी सिस्टम भी है, लैंड ग्रांट सिस्टम अडॉप्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी टू हिज ऑफिसर्स एज अ रिवॉर्ड फॉर सर्विस। तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के वक्त में आया, उनका दिया हुआ था इक्ता। खम्स, टैक्स ऑन प्लंडर, और इसे आप टैक्स कहेंगे, जिसे उर्दू में कहते थे हम माल गनीमत। मतलब जब जंग हो गई, लड़ाई हो गई, उसके बाद जो जंग जीत जाता था वो सामने वाले के कैंप पे अटैक करता था, क्योंकि वो तो जा चुके हैं, और जब वो अटैक करता था तो वहां से जो भी चीजें लेते थे, वो जिसके हाथ जो लग गया वो उसका हो जाता था। तो ये खम्स, ये तुगलक के वक्त में ये भी हुआ कि उन्होंने खम्स को भी टैक्स, जो वॉर बूटी थी, जो वॉर प्लैंडर था, जो माल गनीमत जिसे हम कहते हैं वो था, उसके ऊपर भी टैक्स लगाया और उसे खम्स का, मतलब जो भी सिपाही जो लेके आएगा उसमें उसका हिस्सा नहीं, उसमें रॉयल ट्रेजरी का भी हिस्सा है, उसको अपने जो भी उसने लूट के लेके आया उस पर भी एक टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद आता है खुतबा। खुतबा बेसिकली आज ये एक लेस ऑफ अ मिडिवल इंडिया, मोर ऑफ एन इस्लामिक टर्म, जो फ्राइडे प्रेयर से पहले मॉस्क में जो एक सर्मन दिया जाता है, मोस्टली इन अरबिक। बेसिकली खुतबा का कंसेप्ट ये था कि इफ यू विल सी फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद टिल, आप वर्ल्ड हिस्ट्री में जब हम देखेंगे तो खलीफाओं का वक्त भी आया और ऑटोमन एम्पायर तक तो खुतबा वॉज बेसिकली, यहां पे भी आप देखेंगे मिडिवल इंडिया में भी, कि खुतबा वॉज बेसिकली द सर्मन गिवन ग्रांटेड बाय द रूलर ऑफ द टाइम। उसे जो भी सर्मन देना होता था, जो भी मैसेज देना होता था, इट वाज लाइक पार्टली इट वाज रिलीजियस, पार्टली इट वाज गिवन बाय the king or the ruler of that point of time। ठीक है। तो ये खुतबा होता था, आज भी होता है हर फ्राइडे में मॉस्क में, फ्राइडे की जो नमाज होती है उससे पहले होता है। उसके बाद मदद मश, टैक्स फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड्स, इट्स सिंपल। देन मलफुजात सेइंग्स ऑफ अ सूफी सेंट, तो वो जो भी उनकी, जैसे आप क्या ऐसे समझ लीजिए कि कबीर के हमने दोहे कहे, और जो भी उनके जो सेइंग्स होते हैं उनको दोहा कह दिया, तो ऐसे जो सूफी सेंट जो कह देते थे उसे हम मलफुजात कहते थे। मामलुक डायनेस्टी आएगी, स्लेव डायनेस्टी आएगी, लेकिन एक क्लासिफिकेशन था। व्हाइट स्लेव्स जो थे उन्हें मामलुक कहा जाता था, और जो ब्लैक स्लेव्स थे उन्हें हबशी कहा जाता था। ये डिफरेंस था। मामलुक एंड हबशी बोथ वर कंसिडर्ड एज स्लेव, लेकिन हबशी वर द ब्लैक पीपल। आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, बट दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और जो व्हाइट्स थे उन्हें मामलुक कहा जाता था। मीर बख्शी, मिलिट्री हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट। मीर समन, सप्लाई डिपार्टमेंट। मुकद्दम, विलेज हेड। अब आप बोलोगे सर कहीं पे आपने विलेज हेड को खोद भी कहा, तो उसकी वजह है, कई बार क्या होता था, जैसे अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में चीजें बदली, अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन में चीजें कुछ और थी, फिरोज शाह तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन में कई बार नाम बदले। तो ये क्योंकि अलग अलग डायनेस्टी कह लीजिए, अलग अलग किंग ने अपनी अलग अलग एक सिस्टम जनरेट किया, तो उस वजह से ये अलग एक ही चीज के कई नाम आपको मिल जाते हैं। परगना, ग्रुप ऑफ 100 विलेजेस। कानूंगो आज भी होता है, केयर टेकर ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। सभा, असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स इन चोला पीरियड। तो चोला पीरियड में जो असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स होती थी उसे सभा कहा जाता था। देन सदर सदूर, दैट इज हेड ऑफ एक्लीजियास्टिकल अफेयर्स। एक्लीजियास्टिकल मीन्स जो क्लरिकल होता था, या जो रिलीजियस, हेड ऑफ द रिलीजियस अफेयर्स, हम उसे कहते थे। सरकार पहले भी आया था। देन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ परगना। तो परगना वाज डिवाइडेड इनटू सरकार। तो जब मैं आपको ये सिस्टम पूरा इन डिटेल बताऊंगा आगे चल के, तब वहां आप इसको इन डिटेल और अच्छे से पढ़ सकते हैं। देन शेखजादा, नोबिलिटी, तो इंडियन मुस्लिम नोबिलिटी, उसे शेखजादा कहा गया। शरिया और शरीयत, मुस्लिम लॉ, इस्लामिक लॉ जिसे आप कहते हैं। शिकदार जो है वो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था। ये भी आएगा जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन डिटेल पढ़ेंगे। सोंधार लोन्स को कहते थे, सूबा प्रोविंस को कहते थे, तनख्वाह सिल्वर कॉइन को कहते थे। तो वो जो अल्फाज है ना कि आपकी तनख्वाह कितनी है, वो यहां से निकल के आता है। वक्फ, ग्रांट्स टू मुस्लिम रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स। सो ये वक्फ अल्फाज बार बार आएगा।
जो बेसिकली जो नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज़ गिवन टू रिलीजियस मुस्लिम रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट्स, चाहे मस्जिद के पास हो, चाहे मदरसे के पास हो, चाहे दूसरे मुस्लिम ट्रस्ट के पास हो, उसे हम वक्फ कहते हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी कहते हैं या वक्फ प्रॉपर्टी कहते हैं। देन वतनदार, जिसे देसाई या देशमुख भी कहा गया, तो वतनदार को अगर हम समझें तो जो मराठा एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें ये वतनदार होते थे, मतलब हेड ऑफ लैंड कहना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, या देशमुख भी कहा गया, देसाई भी कहा गया। उसके बाद आता है विलायत। विलायत का मतलब होता था स्पिरिचुअल टेरिटरी ऑफ अ सूफी। सूफीज, जब सूफीज्म पढ़ेंगे इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन इटसेल्फ। दिस सूफीज्म इज रियली एन इंटरेस्टिंग टॉपिक इन इटसेल्फ, और वहाँ पे आपको एक ब्लेंड मिलेगा, स्पेशली व्हेन आई टीच सूफीज्म। आई लव टू टीच दैट पार्ट, क्योंकि वहाँ पे हमें एक डिफरेंट ही फ्लेवर मिलता है स्पिरिचुअलिज्म का, और उसको हम रिलेट करते हैं जब हम आज के वक्त से या आज की हमारी जिंदगी से, तो हमको काफ़ी कुछ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है लाइफ की भी। सो विलायत, स्पिरिचुअल टेरिटरी ऑफ अ सूफी। देन जब्त, जब्ती सिस्टम जिसे क्या गया कहा गया। सो लैंड रेवेन्यू बेस्ड ऑन लैंड मेजरमेंट। देन जवाबित, जवाबित वर द नॉन शरीयत स्टेट लॉज। जिम्मीज, या जिसे हमने इनिशियली धिम्मीज भी पढ़ा था, द प्रोटेक्टेड नॉन मुस्लिम्स, जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स थे या जो क्लाइंट्स थे, उन्हें ये कहा जाता था जिम्मी या धिम्मी। सो यहां तक ये मेजर टर्म्स थे, मेजर टर्मिनोलॉजीज थी जो आपको ध्यान रखनी है। आगे और भी हो सकती हैं, और भी ज्यादा हैं, हो सकता है आपको कोई अल्फाज समझ में ना आया हो जब हम पढ़ें। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें अलग अलग न्यू टर्मिनोलॉजीज मिलेंगी, लेकिन ये बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमको ध्यान रखनी है, स्पेशली जब हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ें। सो आई होप आपको ये टर्मिनोलॉजीज समझ में आई होगी। आई हैव एडेड समथिंग इन योर नॉलेज बैंक। सो कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड, और यही इज द वे टू सक्सेस। There is no shortcut to this. Keep working hard. All the very best. Thank you so much.